परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आज हम अधिगम के सिद्धांत के अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आशा करती हूँ अभी तक आपने अधिगम के सिद्धांत को अच्छे से याद कर लिया होगा और 2 वीडियोस जो प्रश्नों की थी उनको भी आपने कर लिया होगा और आपको अभी सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। अधिगम के सिद्धांत के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और एक ज्ञानात्मक सिद्धांत या संगठनात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत में हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी, थॉर्नडाइक की, पावलोव की और स्किनर की। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये तीनों थ्योरीज आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। आज हम पढ़ेंगे अगली थ्योरी की तरफ, जो है ज्ञानात्मक एवं संगठनात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत और पहले वाले सिद्धांत में मेजर अंतर क्या है? व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, जैसा कि हमने देखा था, उसमें उद्दीपन से हमारे व्यवहार को उद्दीपित किया गया था तीनों ही सिद्धांतों में। और ज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने वाला और उसका परिवेश शामिल होता है। आए हुए परिवर्तन और सीखने वाले द्वारा इस क्षेत्र के प्रत्यक्षीकरण के रूप में सीखने वाला अपने दिमाग में इंसाइट लेता है, अपने दिमाग में सोचता है, अपने दिमाग में ग्रहण करता है। ज्ञानात्मक या संगठनात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज मुख्य रूप से 3 बातों को इंक्लूड करती है। एक तो पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। मैं तभी सीखूंगा जब मेरे पास में कोई उद्देश्य है, नहीं तो मैं नहीं सीखूंगा। अतः बच्चे को एक उद्देश्य देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। उद्देश्य के बाद में उसके पास में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको इंसाइट कर सके, वो उसको देख सके, वो उसको जज कर सके, वो अपने दिमाग में उसको बैठा सके। और तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग या सूझबूझ। इन तीनों को मिला करके जो सिद्धांत बनते हैं वो है ज्ञानात्मक सिद्धांत या संगठनात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिए? वर्दीमियर, कोहलर, लेविन, इन लोगों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आज हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये ज्ञानात्मक मनोविज्ञान है क्या। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है जो हमें क्या कर रही है? संवेदन देती है, प्रत्यक्षीकरण देती है, स्मरण कराती है और चिंतन कराती है। यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? संवेदनशीलता का, प्रत्यक्षीकरण का, स्मरण का और चिंतन प्रक्रिया का। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से क्या होगा? व्यवहार के उद्देश्य होंगे, जानने की प्रक्रिया होगी, समझने की प्रक्रिया। पहले हमें व्यवहार के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए, फिर जानने की प्रक्रिया, फिर समझने की प्रक्रिया और तब लास्ट में हमारे पास में तर्क होना चाहिए। जब ये सब आ जाएंगे तो हमारे पास में एक संज्ञान आ जाएगा, एक ज्ञान आ जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता में समझ या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी जा सकती है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता संज्ञानात्मक क्षेत्र की पुनर्रचना होती है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण संबंधों का निर्माण होता है। मैंने अपने दिमाग में ये समझ लिया यदि कि पूर्व में सूरज छिपता है तो वो मेरा संज्ञान गलत हो गया।
मेरा ज्ञान गलत हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि मेरे को बार बार कहा जाएगा, मुझे उद्दीपन दिया जाएगा कि ये सूरज छिप रहा है पश्चिम में, तो शायद मैं नहीं समझ सकूंगी, बच्चा नहीं समझ सकेगा। तो बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा? अर्थपूर्ण संबंधों को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसको पहले दिशाओं का ज्ञान दिया जाएगा। दिशाओं के ज्ञान में जब वो परिपूर्ण हो जाएगा तो वो इनसाइट से अपने आप बता सकेगा कि कौन सी दिशा में कौन सा कार्य हो रहा है। आज हम इम्पोर्टेंट सिद्धांत की तरफ चलते हैं जो हमारा संगठनात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ये पहला सिद्धांत है जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, सूझ गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत 1920 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय के द्वारा दिया गया। इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। अब देखिए कौन कौन थे। मैक्स वर्दीमर, ये प्रवर्तक थे। कोहलर प्रयोगकर्ता थे और कोफा सहयोगकर्ता थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत में प्रयोगकर्ता कौन थे, तो हमें आंसर कोहलर करना है। इसलिए तीनों का नाम याद रखें। तीनों ने मिलकर के इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत का नाम दिया, इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत की खोज की। इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत को 1920 ईस्वी में दिया, पर मैक्स वर्दीमर प्रवर्तक थे, कोहलर प्रयोगकर्ता थे और कोफा सहयोगकर्ता थे। ये तीनों ही गेस्टाल्टवादी कहलाए और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो था गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, पूर्ण, चारों तरफ से पूरा का पूरा दिखाई देने वाला। गेस्टाल्टवाद का जन्म हमारे व्यवहारवादियों के ऑपोजिट जाने से हुआ। हमारे व्यवहारवादियों ने क्या करा था? उद्दीपन दिया था, उद्दीपन से अनुक्रिया हुई थी। ये कहते हैं नहीं, इस तरीके से बच्चा नहीं सीख सकता। उन्होंने इसके विरुद्ध में जाकर के कहा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की बजाय अंतर्दृष्टि डेवलप हो, बच्चे की सूझ डेवलप हो। इनसाइट लर्निंग थ्योरी का नाम दिया। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो कि अंदर से उसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। गेस्टाल्ट प्रश्न पूछा जाता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति, संपूर्ण आकार। इसके अनुसार व्यक्ति समस्या को पहले संपूर्ण आकार में देखता है, अर्थात वह समस्या की परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझता है और पूरी समस्या के संपूर्ण आकृति को देखते हुए उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने के बाद में उसका अधिगम होता है। इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। उन्होंने क्या करा? इन्होंने एक चिंपैंजी को एक बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स में आप देख रहे हैं 4-5 बॉक्स रखे हुए हैं। ये बॉक्स बिल्कुल अलग अलग थे और ऊपर केला रख दिया। नेचुरल है, भूख सब कुछ करवाती है। चिंपैंजी को, सुल्तान को, चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि कोहलर ने जिसका प्रयोग किया, प्रयोग में उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। ये बॉक्स अलग अलग रख दिए। चिंपैंजी को भूख लगी, उसने उछल कूद मचाई, बहुत उछल कूद मचाई। फिर कॉर्नर में जाके बैठ गया, सोचने लगा। सोचते सोचते उसे लगा कि मैं एक बॉक्स को उसके ऊपर रख दूं। उसने चढ़कर देखा, वो नहीं पहुंचा। वो फिर हार के बैठ गया। फिर उसने कहा मैं एक बॉक्स को और रख दूं,
और उसने एक बॉक्स को और रखा और वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ केला था। उसने उस केले को लिया और तोड़ के खाने लगा। हमारे गेस्टाल्टवादी कहते हैं चिंपैंजी के समान बालक एवं व्यक्ति भी सूझ के द्वारा ही सीखते हैं, सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, याद रखें। ठीक है, एक प्रयोग अब इन्होंने और किया। इन्होंने कहा कि एक प्रयोग और करके देखा जाए, क्या हम चारों तरफ का यदि वातावरण बदल देते हैं तो क्या इस सुल्तान की सूझ में परिवर्तन आएगा। उन्होंने एक प्रयोग और किया। उन्होंने क्या किया, केला ऊपर टांगने की बजाय थोड़ा दूर रख दिया पिंजरे से और पिंजरे में कुछ छड़ी रख दी। अब देखो, फिर वही उछल कूद बजाता रहा, सोचता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने परिस्थिति के अनुसार अपने सूझ को विकसित किया और अपनी तरफ केलों को खींचा। जैसे ही केलों को खींचा, केले उसकी तरफ आ गए और वो केले को खाने के लिए प्रसन्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि परिस्थिति की संपूर्ण आकार को देखकर उसने क्या किया, छड़ियों से केले को प्राप्त किया, बॉक्स से केले को प्राप्त किया। तो गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास स्वयं नहीं करता, अपितु कौन करवाता है उसे प्रयास। ध्यान रखें, उसकी मानसिक शक्तियाँ करवाती हैं, और जब उसकी मानसिक शक्तियाँ प्रयास करवाती हैं तो उसका अधिगम होता है और वो अधिगम के लिए तैयार हो जाता है। अब ये बात है कि सूझ उत्पन्न होए क्यों, मेरे पास में सूझ क्यों आए। जब मैं सूझ उत्पन्न होने के कारकों की तरफ देखते हैं तो पहला कारक है समग्र परिस्थिति तथा समस्या का प्रत्यक्षीकरण। समस्या क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करना। उद्देश्य क्या था, भोजन को, केले को प्राप्त करना। तो उस समग्र परिस्थिति का उन्होंने होल रूप में प्रत्यक्षीकरण किया कि ये चीज़ क्या है। यदि प्रत्यक्षीकरण सही होगा तो आगे का परिणाम भी सही होगा। दूसरा सहायक कारक है बुद्धि। तीव्र बुद्धि वालों में सूझ की क्षमता अधिक होती है, कम बुद्धि वालों में सूझ की क्षमता कम पाई जाती है। तीसरा कारण होता है प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि करने की क्रिया में एकाएक सूझ उत्पन्न होती है। हम बैठ जाएं और कुछ प्रयास नहीं करें, हमारे दिमाग को चलाएं भी नहीं, हमारी मानसिक शक्तियों का उपयोग भी नहीं करें, तो हमारे पास में कोई सूझ नहीं आएगा। हमारे सूझ उत्पन्न करने के लिए हमें हमारी मानसिक शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। अगला होता है अनुभव। इसके अनुसार मान लो मेरे पास में एक अनुभव है, तो उस अनुभव का स्थानांतरण मैं करके सीख सकता हूँ। उसका स्थानांतरण करके मैं यकायक या एकाएक सीख सकता हूँ। ये चार सूझ उत्पन्न करने में सहायक कारक थे। एक बार पुनः नज़र डाल लेते हैं। समग्र परिस्थिति, समस्या का प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, प्रयास एवं त्रुटि, अनुभव। यह अनुभव संगठित होकर के, ये जो चारों चीज़ें थी, ये संगठित होकर के गेस्टाल्ट या अवयवी रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि वन मानुष ने केले को प्राप्त करने के लिए एक के ऊपर एक बॉक्स रखा और केले को प्राप्त किया। तो उस व्यक्ति के पास में क्या था, प्रत्यक्षीकरण बना, केला प्राप्त करना था। चारों तरफ की सिचुएशंस थी, बॉक्स थे, पिंजरे थे, केले टंगे हुए थे। उसने प्रयास किया, एक के ऊपर एक रख के कूद के प्रयास किया, बुद्धि लगाई, अपने अनुभवों के आधार पर उसने एक नियम बनाया, एक अवयव बनाया और उसको संगठित करा, तो वो गेस्टाल्ट बन जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूझ के द्वारा अधिगम उच्च कोटि का होता है।
उच्च कोटि का क्यों होता है? क्योंकि मेरा खुद का प्रयास है, मैं संतुष्ट हूँ। मानसिक प्रयास खुद का होता है, बुद्धि खुद की होती है, कल्पना खुद की होती है। तो बौद्धिक स्तर की अवलोकन करके समस्या का समग्र रूप से समझकर प्रतिक्रिया कर अधिगम करता है। सूझ के द्वारा अधिगम विधि में प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम की विधि छुपी हुई है। समस्या को सुलझाने में केवल सूझ ही काम नहीं करती है, बल्कि सोचना, विचारना, प्रयास करना भी पड़ता है। जैसे गणित के प्रश्न है, गणित के प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं, बीज गणित में समीकरण को सॉल्व करो। आपको बोर्ड मास लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, ये सूझ और प्रयास दोनों को मिला करके करोगे तभी आपका उत्तर सही आएगा। तो क्या क्या रिजल्ट निकाले गेस्टाल्टवादियों ने? 6 रिजल्ट निकले मुख्य रूप से। पहला क्या कहा उन्होंने? गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि प्राणी संपूर्ण रूप में एक चीज को देखता है। प्राणी संपूर्ण रूप में एक चीज को देखता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा? जब कोई समस्या आती है तो उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित नहीं किया जा सकता, जबकि उसको परिस्थिति को देखकर समस्या समाधान को खोजने से संबंधित होना पड़ेगा। उद्दीपक और अनुक्रिया से संबंधित नहीं होकर के संपूर्ण परिस्थिति को देख करके समस्या को, समाधान को खोजता है। अब समस्या अपनी अंतर्दृष्टि और सूची से खोजता है। सूची क्या है? विभिन्न पक्षों के बीच संबंध। विभिन्न पक्ष क्या थे? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और केला और पिंजरा, ये विभिन्न पक्ष थे। इन पक्षों के बीच के संबंधों को देखता है कि केला लेना है, कूद के नहीं ले सकता, एक बॉक्स पे चढ़कर नहीं ले सकता, दूसरे बॉक्स को रख लेता हूँ। फिर उस अनुभव से उसने तीसरा बॉक्स रख लिया, अपने अनुभव का उपयोग कर लिया। तो परिस्थिति के केंद्र भाग को समझ लेने से उसके पास में संपूर्णता आ जाती है। प्राणी को समस्या को समाधान में अंतर्दृष्टि सूझ से हो जाता है। सूझ अचानक सवाल पर संपूर्ण ठीक ढंग से आती है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार नवीन सूझ, इंपॉर्टेंट बात है, नवीन सूझ विकसित करने की क्षमता अथवा पुरानी सूझ को सुधारने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहा जाता है। सिर्फ नवीन सूझ विकसित करना ही अधिगम नहीं है। यदि मैंने कुछ पुराना गलत सीखा हुआ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पश्चिम से सूरज उगता है, तो ये मेरा एक गलत इंसाइट था, ये मेरा गलत अधिगम था। तो उसको यदि मुझे सही करना है तो वो भी मेरे सूझ से सही होगा। इसको हम अधिगम कहते हैं। नवीन ज्ञान को सीखना या पुराने गलत ज्ञान को सही करना अधिगम है। लास्ट में इसको सम अप कर लेते हैं। प्राणी संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के प्रति अनुक्रिया करता है। गेस्टाल्टवादियों ने सूझ की प्रक्रिया को किसी परिस्थिति में आए परिवर्तनों या घटित घटनाओं को ऐसे क्रमबद्ध व तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के रूप में स्वीकार किया है जिसमें परिस्थिति विभिन्न अंगों के बीच संरचनात्मक संबंध ज्ञात होता है। संरचनात्मक सिद्धांत संबंध ज्ञात होता है। व्यवहारवाद से वो असंतुष्ट थे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान ने अधिगम को यांत्रिक क्रिया उद्दीपित अनुक्रिया सिद्धांत के सिद्धांत पर जानबूझकर चेतन प्रयास की प्रक्रिया माना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, हमारी वो क्या थी व्यवहारवादियों की? यांत्रिक क्रिया, उद्दीपन और साथ में अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया। तो यांत्रिक क्रिया उद्दीपित थी, जबकि ये कहते हैं कि ये यांत्रिक क्रिया उद्दीपित नहीं है, ये चेतन प्रयास किए जाने वाली क्रिया है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार हम अवयवी से अवयव की ओर जाते हैं, होल टू पार्ट, छोटे छोटे। पहले हम होल देखते हैं और फिर छोटा छोटा पार्ट देखते हैं। हम पार्ट से होल की तरफ, अवयवी से अवयवी की तरफ
नहीं जाती हैं। गेस्टाल्टवादियों ने लगभग 4 नियम दिए। वो क्या थे? पहला अभी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा, संरचनात्मक। पूर्णाकारवाद में, गेस्टाल्टवाद में, पूर्णाकारवाद में अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया उस समय पूर्ण मानी जाती है जब प्रक्रिया को निश्चित रूप प्रकट हो जाता है। हम जब पूरी तरीके से प्रत्यक्ष करके अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उस समय अधिगम पूरा है, यानी हमने उसको कंप्लीट अपने जहन में बिठा लिया। समरूपता, जो वस्तुएं आकार में समान होती है उसका भी पूर्णाकार रूप उसी अंतर्दृष्टि में होता है। समीपता, जो वस्तुएं आकार में समान होती है वे एक दूसरे के समरूप प्रकट होती है। समापन, मानव मस्तिष्क में स्थित क्षेत्र को बंद करने की प्रक्रिया इस नियम में पाई जाती है। किसी एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करना इस नियम के अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक, समरूपता, चारों पर फिर से दृष्टि डाल लेते हैं। संरचनात्मक, समरूपता, समीपता और समापन, ये इसके लगभग 4 नियम। आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के संप्रत्यय। संप्रत्यय कैसे होगा? सबसे पहले मेरे पास में लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। जब लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बाधा आएगी, बाधा आएगी तो मेरे को तनाव होगा, तनाव होगा तो मैं संगठित रूप तैयार करूंगी इस बाधा को कैसे दूर करके लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो वो जो संगठित रूप होगा उसको फिर मैं रीऑर्गेनाइजेशन करूंगी, पुनरुत्थान करूंगी और मुझे अंतर्दृष्टि हो जाएगी, मेरे में सूझ उत्पन्न हो जाएगा। ये सूझ के सिद्धांत के संप्रत्यय है 5: लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनरुत्थान। ये संप्रत्यय, और जो पहले थे वो संप्रत्यय नहीं थे, वो क्या थे? गेस्टाल्टवाद के नियम थे। संरचनात्मकता, समरूपता, समीपता और समापन, ये इसके नियम है और ये इसके क्या है? संप्रत्यय है। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनरुत्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत की विशेषताओं की तरफ ध्यान देते हैं। ये सिद्धांत में अधिगम संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक, हम ज्ञान कर लेते हैं उसका। अधिगम अचानक होता है क्योंकि सूझ से उत्पन्न होता है, तो रिसर्च शोध के तरीके से होता है तो अचानक होता है। अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं है कि पहले उद्दीपन दिया फिर अनुक्रिया हुई, तो यांत्रिक नहीं है। अधिगम की प्रकृति स्थायी होती है क्योंकि मैंने खुद ने सीखा है, बच्चे ने खुद ने सीखा है, तो वो भूलता नहीं है। किसी ने उसको उद्दीपित नहीं किया है तो वो भूलता भी नहीं है, तो स्थायी होती है। अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ अचानक होती है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ पर प्रभाव डालने वाले कारक। अंतर्दृष्टि पर कौन कौन प्रभाव डालते हैं? प्रत्यक्षीकरण, पहला प्रभाव है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण अंतर्दृष्टि का मुख्य पहला आधार है। यदि हम प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे, उसको अपने समप नहीं करेंगे, उसको अपने जहन में नहीं उतारेंगे, तो हमारा अधिगम नहीं होगा, अंतर्दृष्टि विकास नहीं होगा, सूझ की उत्पत्ति नहीं होगी। तो पहले क्या करना है? चारों तरफ होल पार्ट को प्रत्यक्षीकरण करना है कि चारों तरफ है क्या क्या, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास में है। बुद्धि, दूसरी बात होती है बुद्धि। बुद्धि भी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालती है। उच्च बुद्धि वाले इंसान जल्दी से अंतर्दृष्टि करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। निम्न बुद्धि वाले इंसानों को थोड़ा सा सूझ देर से आती है। समस्या की पहचान, समस्या की पहचान प्रत्यक्षीकरण के अनुसार है। अंतर्दृष्टि विकास
उतना ही आसान होगा जितना हमारा समस्या की पहचान आसान होगी। यदि हमने समस्या की पहचान अच्छी तरह से नहीं की है तो अंतर्दृष्टि विकास में बाधा आएगी। अनुभव अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ा देता है। अनुभव अंतर्दृष्टि विकास को बढ़ा देता है। अनुभव अंतर्दृष्टि विकास को बढ़ा देता है। किसी समस्या को हल ढूंढने में अनुभव का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देन। अंतर्दृष्टि क्षेत्र सिद्धांत में क्या है? शिक्षा कहाँ से चलती है? पूर्ण से अंश या विश्लेषण विधि से चलेगी या समस्या समाधान विधि से चलेगी। ये इस 3-4 हमारी विधियों का जन्म हुआ। पूर्ण से अंश की ओर चलो, समस्या समाधान विधि से चलो या विश्लेषणात्मक विधि से चलो। इन तीनों विधियों का देन अंतर्दृष्टि सिद्धांत ही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की कमी, इसकी बहुत बड़ी कमी है। ये कहता है कि अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अभ्यास की हमेशा से आवश्यकता रहती है, अधिगम को पक्का करने के लिए, ज्ञान को पक्का करने के लिए। ये कहता है अचानक सूझ से हमें शिक्षा आती है, परंतु व्यवहारिक जीवन में बहुत जगह ऐसा होता है कि अचानक सूझ नहीं आएगी। हमेशा हम शोध के रूप में नहीं रहते हैं। गेस्टाल्ट का सिद्धांत और शिक्षा, अभी हमने देखा संपूर्णता की तरफ ये बल देता है। ये क्या करता है? समस्या समाधान पर बल देता है, ये विश्लेषण पर बल देता है। तो पूर्णाकार का उपयोग शिक्षा में हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार है? सबसे पहले हम वातावरण, सबसे पहला हम क्या करें? वातावरण ऐसा डेवलप करें जिससे बच्चे के स्वयं अधिगम की तरफ प्रेरित हो। यदि हमारा वातावरण ऐसा नहीं है तो बच्चे में सूझ विकसित नहीं होगी। हमें शांति का माहौल, लक्ष्य को प्राप्ति का माहौल, लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जाने का वातावरण देना पड़ेगा, तभी अधिगम होगा। पूर्ण समस्या, अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को पूर्ण ज्ञान कराए, समस्या की पूर्ण ज्ञान कराए, तभी उसकी अंतर्दृष्टि होगी। यदि ज्ञान, समस्या का ज्ञान अपूर्ण है तो अंतर्दृष्टि भी अपूर्ण है, अंतर्दृष्टि नहीं होगी। तो किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होता जब तक उसका पूर्ण रूप से ज्ञान न हो जाए। उत्पादन क्रियाएं, विषय संगठन और सामान्यीकरण, ये सब इसके शिक्षा के साथ में संबंध है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का कक्षा शिक्षण में उपयोगिता। छोटे बालक जिनकी बुद्धि का विकास पूर्ण नहीं होता, वे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखते हैं। लेकिन किशोर बालक जिनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, वो ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि से बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं बार बार इसी काम को क्यों करें। उनको अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से सीखना होता है। शिक्षा के जगत में अध्यापक बालक को समस्या का पूर्ण ज्ञान करवाता है। यदि समस्या का ज्ञान अपूर्ण होता है तो भी अंतर्दृष्टि नहीं आएगी। यदि अंतर्दृष्टि आएगी तो वो गलत आएगी। कोहलर के सिद्धांत में भी पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया। थोड़े से अंतर देख लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि में और सूझ अधिगम विधि में अंतर देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि उद्दीपक और अनुक्रिया पर बल देता है, इसलिए ये शारीरिक कुशलता पर बल देता है। ये कहता है कि शारीरिक स्तर आधारित होना ही अधिगम है, जबकि सूझ के द्वारा अधिगम में मस्तिष्क बौद्धिक कुशलता पर बल देता है। दोनों में अंतर देख लीजिए। प्रयास एवं त्रुटि शारीरिक कुशलता पर बल देता है, लेकिन सूझ बौद्धिक कुशलता पर बल देता है। प्रयास एवं त्रुटि
विधि का प्रयोग सभी कर सकते हैं, लेकिन सूझ के लिए हमारे पास में सामान्य बौद्धिक स्तर होना बहुत जरूरी है। सामान्य बौद्धिक स्तर यदि है तभी हम सूझ विधि से अपने अधिगम को कर सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि विधि अभ्यास, प्रेरणा, संवेदन पर विशेष रूप से निर्भर है। अभ्यास, प्रेरणा, उद्दीपन जरूरी है, संवेदना, अनुक्रिया जरूरी है, लेकिन सूझ विधि प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर है। प्रयास एवं त्रुटि विधि अभ्यास और परिश्रम पर निर्भर है, जबकि सूझ विधि में समस्या का हल एकाएक प्राप्त होता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि में प्रत्येक बार नई समस्या पर नए सिरे प्रयास करना पड़ता है, जबकि सूझ विधि से अभ्यास के अभाव में भी समस्याएं सुलझ जाती हैं। प्रयास एवं त्रुटि विधि में व्यक्ति का ध्यान सदा लक्ष्य की ओर रहती है, जबकि सूझ विधि में अचेतन मस्तिष्क में सक्रिय रहता है। चेतन क्रियाएं होती रहती है, चेतन क्रियाएं साथ साथ होती रहती है और अचेतन मस्तिष्क भी सक्रिय रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। चेतन से तो हमें प्राप्त करना है और अचेतन से हमें सूझ आता है, तो अचेतन मस्तिष्क भी अधिक सक्रिय रहता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि में दक्षता धीरे धीरे आती है, जबकि सूझ विधि में दक्षता एकाएक मिल जाती है। प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयोग किसी दक्षता को क्रमबद्ध ढंग से सीखने में उपयोगी है, जबकि समस्या समाधान में सूझ विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी है। समस्या समाधान में सूझ विधि अधिक उपयोगी है। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि हो या सूझ विधि हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो दोष रहित है और वो दोष रहित है। नहीं, हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, अपने विषय के अनुसार, अपने टॉपिक के अनुसार अपनी विधि को उपयोग में लाना पड़ता है और उस विधि का उपयोग करके हमें बच्चों को स्थायी अधिगम कराना होता है। आशा करती हूँ आपने अच्छी प्रकार से इसको सुना होगा, सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Mm-hmm.